स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। पाठ नंबर 1 को हम ख़त्म कर चुके हैं और पाठ नंबर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हैं वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट, जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है? राजशेखर ने संस्कृत को कठोर तथा प्राकृत को मीठी कहा है। प्राकृत संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृत निम्नलिखित में से किसने कहा है? हेमचंद्र का कथन है। गौड़ बहु किसकी रचना है? वाक्पतिराज की रचना है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि की रचना है। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है? तृतीय अवस्था को। प्रथम अवस्था है पाली, द्वितीय अवस्था है प्राकृत और तृतीय अवस्था है अपभ्रंश या अवहट। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। ब्याड़ी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न अपभ्रंश भ्रष्ट और शुद्ध शब्दों के अर्थ में किया है। अपभ्रंश शब्द है तत्सम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अपभ्रष्ट तद्भव नहीं है। बाकी अवहट, अवहंस और अपभ्रंश ये सारे तद्भव है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 6ठी शताब्दी में मिलता है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? वह भारतीय भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी रूप से हुआ है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार है मुनि राम सिंह। नेक्स्ट, दोहा कोश के रचयिता है सरहपाद। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जैन साहित्य में। अशोक के समय में राजभाषा पाली थी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संदेश राशक रचना है आद्या माण की। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो हेमचंद्र ने। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। पवमचर्यो स्वयंभू की रचना है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो खस रूप से हुआ है। प्राकृत सर्वस्व जो कि मार्कंडेय पंडित की रचना है में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 3 भेदों का उल्लेख मिलता है, नागर, उपनागर और ब्राचट। अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवहंस से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अपभ्रष्ट शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो वो हुआ है अवहट और ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? अवहत का। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तो वो किस में मिलते हैं? विक्रमोर्वशीयम और उसके 4थे अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो करकंड चर्यू का है दोस्तों रईदू, ये अपभ्रंश के अंतिम कवि है। नेक्स्ट है आदिम पुराण, इसके रचनाकार है पुष्पदंत। जम्बूस्वामी रासा, इसके रचनाकार है धर्मसूरी। और भविष्यत कहा, इसके रचनाकार है धनपाल।
ऑप्शन नंबर सी सही। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? चंडी ने किया और अपनी रचना प्राकृत पैंगलम में किया है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो हेमचंद्र है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? ग्रेसन ने माना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? याकोबी ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों तथा गुर्जरों से माना है? वे हैं डॉक्टर कीथ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो कुवलय माला के रचनाकार हैं उद्दतन सूरी। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। पौमचर्यु के रचनाकार है स्वयंभू। संदेश राशि के रचनाकार है अद्धमाड़ या अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर डी सही। मध्य देशीय या सौरसैनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है? परिनिष्ठित भाषा माना गया है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? तो अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से डॉक्टर रिचर्ड पीसेल है। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने। अपभ्रंश शब्द का प्रबंध काव्य है धनपाल कृत भविष्यत कहा। प्रथम प्रबंध काव्य है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। प्रथम अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है धनपाल कृत भविष्यत कहा। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं के संपादन किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? वो है 63 महापुरुषी गूढ़ालंकार। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है। पौमचर्यु के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? तो त्रिभुवन ने की। दोस्तों पौमचर्यु में 90 संधि है। 90 संधि में से 83 संधि की रचना स्वयंभू ने की और बाकी 7 जो संधियां बची उसकी रचना त्रिभुवन उनके बेटे ने की। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया दोस्तों? डॉक्टर हरदेव बाहरी। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है? अपभ्रष्ट। और इसको कौन सी रचना में की है कहा है दोस्तों? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद नमी साधु द्वारा नहीं किया गया? दोस्तों वो है ब्राचड। बाकी उपनागर, आभीर और ग्राम्य, ये तीनों का भेद नमी साधु के द्वारा किया गया है। मार्कंडे द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेद में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? तो नागर का संबंध गुजरात की बोली से है। उपनागर कहाँ की बोली है? राजस्थान की। याद रखिएगा उपनागर कहाँ की बोली है? राजस्थान की। सिंघली के आदि रूप को क्या कहते हैं? एलू कहते हैं। मार्कंडे ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा है? तो ब्राचड को कहा है। नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में कौन सी भाषा थी? तो वो परिनिष्ठित भाषा थी। प्राकृत अनुशासन के लेखक हैं पुरुषोत्तम देव। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है? वो है उत्तरी। बाकी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी को माना है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? वो है
सतकुमार चरियू। नेक्स्ट, अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? वो है डॉक्टर याकोबी। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? डॉक्टर तगारे। डॉक्टर नामवरसी के मतानुसार अपभ्रंश के 2 भेद हैं, पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि है स्वयंभू। अपभ्रंश का एक रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम है दरद, याद रखिएगा। सौराष्ट्र या नागर अपभ्रंश का संबंध है गुजरात से, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पैसाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है केकय। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का सूत्रपात किसने किया? तो स्वयंभू ने किया। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश में निम्नलिखित में से किस प्रकृति को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो वो है सौर सैनी। निम्नलिखित अपभ्रंश ग्रंथों को उनसे संबंधित रचनाकारों के साथ मिलाना है दोस्तों। तो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर का, कृतिलता है विद्यापति का, अपभ्रंश काव्यत्रयी है लालचंद्र गांधी का, सिद्धहेम शब्दानुशासन है हेमचंद्र का। आशा है दोस्तों इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।